We start with the name of Almighty God, most beneficent, the most merciful. Dear student, friend, follower, in today's session, you people are going to learn about Sylvia Plath and her poetry. You're going to learn about the biography, life of the Sylvia Plath. You're going to learn Road Not Taken by Robert Frost. You're going to learn about Aunt Jennifer Tiger by Adrian Rich. एडन रिच को हमने कल डिस्कस किया था और ये दोनों जो पोएट्स हैं, फेमिनिस्ट राइटर्स हैं, फेमिनिज्म से रिलेटेड लिखती हैं और उनकी वॉइस हैं फेमिनिज्म से रिलेटेड जितने भी राइटर्स हैं या जितनी भी फीमेल्स हैं उनकी ये आवाज़ बनती हैं. नाम क्या है? सो दे आर नोन एज the feminist writer. So let's see. सिल्विया प्लैथ एक अमेरिकन पोएटिस हैं और ये पैदा हुई हैं 1932 को और 1963 में इन्होंने सुसाइड कमिट किया था. सिल्विया प्लैथ के बारे में कहा जाता है कि सिल्विया प्लैथ जो थी वो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में इन्वॉल्व थी. कोई बताएगा व्हाट इज इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स? अभी हमने मॉर्निंग बीकम इलेक्ट्रा पढ़ना है और उसमें वो डिस्कस होगा. इडिपस कॉम्प्लेक्स और व्हाट इज इडिपस कॉम्प्लेक्स? सिगमंड फ्रायड ने ये कॉम्प्लेक्स जो है डिस्कवर किया था. सिगमंड फ्रायड के अकॉर्डिंग अगर फीमेल जो है वो अपने फादर की तरफ बहुत ज़्यादा अटैच होती है एंड शी फील्स सेक्सुअल इंक्लाइन टूवर्ड्स फादर, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स. ठीक है. अगर जो बेटा है वो अपनी मदर की तरफ उसकी अट्रैक्शन है तो उसे क्या कहते हैं? एडिपस कॉम्प्लेक्स. ये साइको एनालिसिस थ्योरी में उसने बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिस्कवर किया था. उसने इड और ईगो, सुपर ईगो. तो अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रायड का जो कंसेप्ट है इड का, इसको कहते हैं इड. ठीक है, एक ईगो और ये क्या है? सुपर ईगो. ये इंसान यहाँ पे एक बच्चा जो है उसकी क्या होती है? नेचुरल जो इम्पल्स होती हैं, इम्पल्सिव डिसीजन लेता है और क्या होता है? वो इंस्टिंक्टिव जो उसके अंदर है वो मतलब खाता है, पी रहा है और उसे नहीं परवाह क्या हो रहा है, बस जो भी चीज़ उसे देंगे वो अपने मुंह में डाल लेगा बच्चा. तो ये जो है क्या है? एक ऐसी स्टेज है ह्यूमन की कि जहाँ वो इड में होता है. उसकी साइकोलॉजी इतनी फॉर्म हुई है कि वो क्या करता है कि जो भी चीज़ उसके सामने हो वो क्या है? वो खा लेगा, मुंह में डाल लेगा बच्चा, या उसे जो ज़रूरत है वो उसकी ज़रूरत वो पूरी करेगा, रोएगा. तो यहाँ पे जस्ट सेल्फ सेंटर्ड एक स्टेज है, मतलब ईगोइस्ट, सेल्फ सेंटर्ड. ही इज थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ. मतलब उसने चीज़ चाहिए तो रोने लग जाएगा. अगर उसे यूरिन की कुछ उसके हाजत है तो वो यूरिन कर देगा. तो जो भी उसकी इंस्टिंक्टिव जो रिक्वायरमेंट है वो इसमें पूरी करेगा. इसको उसने इड रिक्वायरमेंट का नाम दिया. ईगो क्या है? ईगो इसमें वो सराउंडिंग के बारे में आगाह हो जाता है, उसे पता चल जाता है ये बड़ा है, ये छोटा है, ये गुड है, ये बैड है, बहुत सारी वो सराउंडिंग, उसका माहौल कैसा है. अब यहाँ पे सुपर ईगो में वो कहता है कि मैंने ये काम नहीं करना, लोगों को ये बुरा लगेगा. मतलब अगर वो ये जानता है कि मैंने सोसाइटी के अंदर बैठ के इस तरह के बिहेवियर अगर मैं करूँगा, कोई मतलब लोग बैठे हैं तो उसने कोशिश करनी है कि लोग अगर सिगरेट नोशी को पसंद नहीं करते तो सुपर ईगो उसे इतना कॉन्शियस कर देती है कि वो इन दोनों के दरमियान बैलेंस ले आता है. इड और ईगो के दरमियान, इन दोनों के दरमियान बैलेंस्ड एक एक्शन करता है, रैशनल एक्ट करता है. इसमें सुपर ईगो में क्या करता है? रैशनल एक्ट करता है. यहाँ पे तो जो चीज़ मिलती है खा लेता है और शोर करता है, रोता है,
और सुपर ईगो में पता चल जाता है सराउंडिंग का, और सुपर ईगो में फिर क्या करता है, कंट्रोल कर लेता है जो चीज़ों मतलब अच्छी नहीं है सोसाइटी में। मिसाल के तौर पर कोई बंदा है, वो उसे अच्छा नहीं लग रहा, तो वो अपनी सुपर ईगो को इस्तेमाल करते हुए किसी तरीके से उससे डील कर लेगा। तो ये आपको किसने कंसेप्ट दिया था? सिगमंड फ्रायड ने। उसी ने डिस्कवर किया था इडिपस इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारी जो पोएटिस है, ये इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में इन्वॉल्व थी। ये अपने फादर, इवन इसने अपने डैडी के ऊपर पोएम भी लिखी थी। ठीक है, ये अपने फादर से बहुत प्यार करती थी। 90 अक्टूबर 27 1932 में बोस्टन मैसेच्यूसेट्स अमेरिका के अंदर ये पैदा हुई है, सिल्विया प्लाथ। और प्लैथ वाज गिफ्टेड एंड ट्रबल पोएट नोन फॉर द कॉन्फेशनल स्टाइल ऑफ द वर्क। ये करती थी कॉन्फेशनल पोएट्री। जो इसके साथ हालात होते थे उसको ये एज अ करेक्टर बना के अपनी पोएट्री के अंदर क्या करती थी, शो कर सकती थी। तो जो इनके साथ होता था ये वैसा लिखते थे। इनको क्या कहते थे? कन्फेशनल पोएट। एक तो ये कर लेती थी, एक ये इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में इन्वॉल्व थी, एक इसने अपने बचपन में भी खुदकुशी करने की, इसने टैबलेट, नींद की टैबलेट बहुत ज्यादा लेकर खुदकुशी करने की कोशिश की, फिर दोबारा कोशिश की, फिर कोशिश की, तीसरी दफा राउंड अबाउट जब ये करती है तो अल्टीमेटली अपना सर जो है वो ओवन में कहीं देकर अपने आप को खत्म करती है। इसकी मुलाकात होती है एक राइटर से, टेड ह्यूज से। टेड ह्यूज ब्रिटिशर था और इसकी मुलाकात हुई सिल्विया प्लैथ से कॉलेज के अंदर, और ये दोनों आपस में मिलते हैं। टेड ह्यूज की पर्सनैलिटी इसके फादर जैसी लगती है, तो ये उससे बड़ी मुतासर होती है। टेड ह्यूज के साथ शादी करती है। टेड ह्यूज बड़ा वेल पर्सनैलिटेड और बड़ा अच्छा पोएट है। उसको कहा जाता है एनिमल पोएट कहा जाता है। वो एनिमल्स के ऊपर बहुत लिखता है। और मैंने आपको बताया था टेड ह्यूज जो है, टेड ह्यूज ने बहुत सारी पोएम्स जो हैं नज़में लिखी हैं। टेड ह्यूज ने इवन फ्रेडा के ऊपर भी लिखा है जो उसकी बेटी थी। नाइक्लोस उसका बेटा था, नाइक्लोस ह्यूज और फ्रेडा ह्यूज, जो उसके दो बच्चे थे जो कि सिल्विया प्लैथ। सिल्विया प्लैथ के बाद एक और औरत उसकी लाइफ में आती है, आसिया। एसिया नामी औरत उसकी लाइफ में आती है और ये उसको और उसके हस्बैंड को घर में बुलाता है। जब वो उनको इनवाइट करता है तो ये देखती है कि ये आसिया के साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है ह्यूज, टेड ह्यूज। ये टेड ह्यूज को देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि मेरा हस्बैंड जो है इसके साथ फिजिकल रिलेशन में है। ये उसे रोकती है कि हमारे बच्चे भी हैं, यू शुड अवॉइड। लेकिन टेड ह्यूज बाज नहीं आता। टेड ह्यूज ये कहता है सिल्विया प्लैथ से कि वो आसिया को नहीं छोड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस तरह टेड ह्यूज जो है वो इससे दूर हो जाता है और आसिया के करीब हो रहा है, जो कि ऑलरेडी मैरिड औरत थी। एशिया जो है अपने हस्बैंड से अल्टीमेटली डाइवोर्स लेती है और शादी कर लेती है टेड ह्यूज से। ये इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती और ये सुसाइड कमिट कर लेती है। आसिया, टेड ह्यूज आसिया के साथ रहना शुरू कर देता है और इसके बाद एक और औरत के पीछे इन्वॉल्व हो जाता है, किसी और औरत के पीछे लग जाता है। उसकी वजह से आसिया भी फिर खुदकुशी कर लेती है। यानी दो औरतें जो हैं उसके पीछे खुदकुशी की हैं टेड ह्यूज के। टेड ह्यूज को मैंने देखा है, खासा नौजवान और खूबसूरत, उस वक्त यंग मैन था, मैंने उसकी पिक्चर्स देखी हैं। इसकी डेथ होती है 1963 में, बर्थ डेट है 1932। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में मैंने कहा इन्वॉल्व थी, अपने फादर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। टेड ह्यूज से जो शादी करती है वो भी उसकी पर्सनैलिटी उसके फादर जैसी थी, तो उसके करीब होती है। इसने मतलब डैडी के नाम से इसने एक पोएम भी लिखी है अपने फादर के ऊपर, फादर के लिए। सिल्विया प्लैथ का जो पोइट्री का जो अंदाज है, वो पोइट्री कैसी करती थी, वो कैसी पोइटस थी, उसका एक क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं। पोइट्री ऑफ सिल्विया प्लैथ।
इसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैंने असाइनमेंट आपको सेंड की है, उधर से आपने देखने हैं। सिल्विया प्लैथ एक अमरीकी शायरा है, नावल नगार है और अफसाना निगार भी थी। बिलखसूस अपनी शायरी के लिए वो बड़ी मशहूर है। उसने कॉन्फेशनल पोइट्री भी की है। कॉन्फेशनल मीन के जो उसके साथ हालात थे वो वैसा हूबहू लिख देती थी। वो करेक्टर, उसको करेक्टर की फार्म देती और करेक्टर की फार्म में वो क्या करती, हूबहू ऐसा करेक्टर बना के पेश कर सकती थी। प्लैथ ने अपनी पहली नज़म जो है वो 8 साल की उम्र में लिखी थी और फिर उसने अपने फादर के ऊपर भी पोएम लिखी। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में इन्वॉल्व थी, मैंने बताया। सिल्विया प्लैथ ने तस्दीक हो चुकी है इस बात की कि सिल्विया प्लैथ ने सबसे पहले खुदकुशी की कोशिश की थी, जो कि नींद की काफ़ी सारी गोलियां जो हैं वो खाने की कोशिश की। इसकी प्लैथ की जो पोइट्री है उसमें आपको मौत का, सुसाइड का, ठीक है, वो कहती है डाइंग इन इज एन आर्ट, डेथ का आपको थीम मिलेगा। ठीक है, कहती है कि डाइंग इज एन आर्ट, डाइंग एक आर्ट है एंड वन शुड डू इट वेरी ग्रेसफुली। और इंसान को बड़े अच्छे तरीके से इस दुनिया से जाना चाहिए, अच्छे स्टाइल के साथ। ये भी एक आर्ट है। प्लैथ की सारी जिंदगी जो है वो एक ट्रॉमा में गुजरती है, चूंकि ये एक साइको पेशेंट भी थी। जैसे मोस्टली लोग खुदकुशी जो करते हैं वो कोई मेंटल डिजीज उनको ज़रूर होती है। तो एक इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स का इशू था, फादर से बहुत उसके करीब थी, वो उससे दूर हो गया, उसकी डेथ हो गई। और उसके अलावा हम देखते हैं कि टेड ह्यूज के पास जाती है, वो भी धोखा दे देता है, वो आसिया के साथ इन्वॉल्व हो जाता है। तो मुस्तकिल नाकामी जो है, लाइफ जो है ट्रॉमा में गुजरती है। और इस सारी सिचुएशन से बचने के लिए वो अल्टीमेटली एक सोल्यूशन जो एस्केप हासिल, फरार हासिल करती है खुदकुशी के जरिए। और प्लैथ के अंदर ये महारत बाखूबी पाई जाती है कि वो अपनी तकालीफ और मुश्किलों को अपने किरदारों की जुबान में बयान करती है। जैसे मैंने पहले बताया, प्लैथ इज हैविंग, सिल्विया प्लैथ इज हैविंग एबिलिटी टू गिव वॉइस of her agonies, tortures, depression through character। तो करेक्टर के जरिए वो अपनी वॉइस जो है वो बयान कर लेती है। सिल्विया प्लैथ इज अ पॉपुलर पोएट ऑफ द मॉडर्न एज। पहली तो बात है, ये मॉडर्न एज की पोएटस है। कन्फेशनल पोएट्स जो हैं, कुछ पोएट जो हैं बड़े प्रोमिनेंट हैं, उसमें सिल्विया प्लैथ का नाम है। कन्फेशनल का नाम होता है, मतलब होता है सच अ पोएट हु राइट वट एवर हैपन्स टू हिम। जो कुछ उसके साथ होता है वो हूबहू बयान कर लेता है, उनको करेक्टर, उनको आवाज दे के करेक्टर बना लेता है। Her poetry portrays her own shattered state of mind. Daddy and the poppies, poppies in October are glaring examples in this regard. ये जो डैडी है, जो उसकी पोएम है, ठीक है, पॉपीज इन अक्टूबर है, ये उसके शैटर्ड माइंड की आवाज है। जो उसका बिखरा हुआ माइंड था, उसका माइंड क्यों बिखरा हुआ था? एक तो अपने फादर के साथ इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में थी, दूसरा उसको एक और इशू था कि उसका हस्बैंड जो है वो भी उसे धोखा दे रहा है। ठीक है, वो आसिया नामी औरत है, उसके साथ इन्वॉल्व हो गया है और उसे घर से भी निकाल रहा है। तो वो टॉर्चर्ड होती है, इस चीज़ से बहुत टॉर्चर होती है। और इसके ज़रिए फिर वो जो पोइट्री करती है उसके अंदर थीम रखती है मैक्सिमम धोखे का, सुसाइड का, डिसेप्शन का, एग्नीज का, टॉर्चर का, सफरिंग का, मौत का, अलार्मिंग डेथ का। डाइंग इज एन आर्ट एंड वन शुड डू इट वेरी ग्रेसफुली, ये इसका कोट है। डाइंग, मौत एक आर्ट है और इंसान को बड़ा ग्रेसफुली मरना चाहिए।
हु सेड? सिल्विया प्लैथ। सिल्विया प्लैथ ने कहा, क्या कहा सिल्विया प्लैथ ने? डाइंग is an art and one should do it gracefully. ये कोट लिख लेना, काम आ जाएगा. Like Emily Dickinson's death is also her favorite theme. Emily Dickinson जो है वो भी अपना डेथ जो है वो उसका थीम रखती, तो ये भी उसी तरह उसका थीम रखती. पोइट्री इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ ग्लूमी एंड सैड इमोशंस. पोइट्री जो है वो क्या है? पोर्ट्रे होता था उसकी ग्लूमी मूड का, प्रोटेक्शन उसकी जो एम्बॉडीमेंट थी ग्लूमी मूड का, इमोशन का, पैशन का, फीलिंग का, जो उसके साथ बीत रही होती थी वो उसको वैसे ही. एरियल जो है उसने, उसकी एक पोएम है एरियल. एरियल में वो बताती है, ट्रैवल बताती है कैसे इंसान, यानी घोड़े की सिंबल इस्तेमाल की है. हाउ शी ट्रैवल, हाउ शी इज मूविंग